देखिए, अक्सर पोर्नोग्राफी को लेकर जो बातें होती है ना, वो दो सिरों पर होती हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये कि अरे ये रिश्तों को बर्बाद कर देती है, हम्म। और दूसरी तरफ कि भाई इसका कोई खास असर ही नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो स्रोत आए हैं वो बताते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं ज्यादा पेचीदा है और हैरान करने वाली भी। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जहाँ हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। मतलब एक अध्ययन है जो कहता है कि कुछ लोगों के लिए पॉर्न का इस्तेमाल रिश्ते में संतुष्टि बढ़ा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ वहीं कुछ क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं जो इसे सीधे सीधे पुरुषों में बढ़ती यौन समस्याओं से जोड़ती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को एक तरह से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि पोर्नोग्राफी का असर रोमांटिक रिश्तों पर, हमारे दिमाग की वायरिंग पर और हमारे यौन स्वास्थ्य पर क्या हो सकता है। मतलब आज की इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए इतने अलग नतीजे कैसे दे सकती है। और इसमें एक तीसरा एंगल भी है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अच्छा, एक नजरिया ये भी कहता है कि समस्या शायद पॉर्न में है ही नहीं, तो फिर किसमें है? हमारे अपने नैतिक और धार्मिक विश्वासों में। तो चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिश्तों से। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, और मैंने भी यही सुना है कि पॉर्न का रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन एक बहुत बड़ा अध्ययन है जिसमें 6000 से ज्यादा जोड़ों को शामिल किया गया, और उसके नतीजे इस धारणा को चुनौती देते हैं। हाँ, और ये अध्ययन एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर आधारित है जिसे सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी कहते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उस काम को जो अर्थ या मतलब देते हैं वो मायने रखता है। अच्छा, पॉर्न एक बहुत बड़ा अध्ययन है जिसमें 6000 से ज्यादा जोड़ों को शामिल किया गया, और उसके नतीजे इस धारणा को चुनौती देते हैं। हाँ, और ये अध्ययन एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर आधारित है जिसे सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी कहते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उस काम को जो अर्थ या मतलब देते हैं वो मायने रखता है। अच्छा, पॉर्न देखने के मामले में जरूरी ये नहीं है कि कोई उसे देख रहा है, बल्कि ये है कि दोनों पार्टनर्स उस देखने की क्रिया को अपने रिश्ते के लिए क्या प्रतीक मानते हैं। मतलब क्या ये बेवफाई का संकेत है या सिर्फ एक मनोरंजन, इस तरह की बातें? बिल्कुल, यही वो अर्थ है। ओके, तो ये सिर्फ एक वीडियो देखना नहीं है, बल्कि उस देखने के पीछे का मतलब सब कुछ तय करता है। तो इस अध्ययन में क्या मिला फिर? अध्ययन ने दो चीजों पर ध्यान दिया। पहली थी पोर्नोग्राफी की स्वीकार्यता, यानी आप उसे कितना सही या गलत मानते हैं। ठीक है। पुरुषों के मामले में नतीजे बहुत साफ थे। जिन पुरुषों के लिए पॉर्न देखना ठीक ठाक था, उनके ज्यादा इस्तेमाल से रिश्ते में संतुष्टि भी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन जो पुरुष मन ही मन इसे गलत समझते थे पर फिर भी देख रहे थे, वो अपने रिश्ते में उतने खुश नहीं थे। उनके अंदर एक खींचतान चलती रहती थी। और महिलाओं के लिए, क्या उनके लिए भी ऐसा ही था? महिलाओं के लिए कहानी थोड़ी अलग थी। जिन महिलाओं की पॉर्न के प्रति स्वीकार्यता कम थी, यानी जो इसे गलत मानती थीं, उनके पार्टनर के ज्यादा इस्तेमाल से रिश्ते में संतुष्टि कम होती थी। ये तो समझ आता है। हाँ, लेकिन जिन महिलाओं को इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी, उनके पार्टनर के देखने या न देखने से उनकी संतुष्टि पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहीं पर मुझे लगता है कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक और चीज जुड़ती है, एंग्शियस अटैचमेंट। ये क्या होता है? एंग्शियस अटैचमेंट को ऐसे समझिए कि ये रिश्ते में एक तरह की लगातार चिंता है। चिंता? हाँ, जिस व्यक्ति में ये होता है उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या क्या वो सच में मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। ये एक तरह की इमोशनल असुरक्षा है। ओके, तो जब इस असुरक्षा को पॉर्न के इस्तेमाल से जोड़ा गया तो नतीजे देखकर मैं सच में हैरान रह गया। अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष रिश्ते में ज्यादा असुरक्षित महसूस करते थे, अगर वो ज्यादा पॉर्न देखते थे तो वे रिश्ते में ज्यादा संतुष्ट महसूस करते थे। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? शोधकर्ताओं का भी यही सवाल था। उनका अनुमान है कि शायद ऐसे पुरुषों के लिए पॉर्न देखना उनके असुरक्षा से निपटने का एक तरीका हो सकता है। कैसे? हो सकता है कि ये उन्हें ज्यादा मर्दाना महसूस कराता हो, या यौन प्रदर्शन को लेकर उनके तनाव को कम करता हो, जिससे वे रिश्ते में बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए इसका ठीक उल्टा होता है ना? बिल्कुल।
जो महिलाएं रिश्ते में ज्यादा असुरक्षित महसूस करती थीं, उनके लिए पार्टनर का ज्यादा पॉर्न इस्तेमाल करना रिश्ते में कम संतुष्टि से जुड़ा था। और इसका कारण? इसका कारण शायद ये है कि उनके लिए पार्टनर का पॉर्न देखना इस बात का सबूत बन जाता है कि मैं काफी नहीं हूं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर रिश्ते के बाहर फैंटेसी की तलाश कर रहा है, जो उनकी असुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर पहला टेकअवे ये है कि पॉर्न अच्छा है या बुरा, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आपके विचार क्या हैं और आप अपने रिश्ते में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो हुई रिश्ते की बात, जहां सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पार्टनर्स उसे क्या मतलब दे रहे हैं। लेकिन अगर हम रिश्ते से एक कदम पीछे हटें और सिर्फ एक व्यक्ति को देखें, तो सवाल उठता है कि उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है। और यहाँ पर स्रोत हमें न्यूरोसाइंस की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, और कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि 40 साल से कम उम्र के पुरुषों में यौन समस्याओं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और कामेच्छा में कमी के मामले तेजी से बढ़े हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों को सिगरेट, शराब या मोटापे जैसे पारंपरिक कारणों से नहीं समझाया जा सकता। यहीं पर एक विचार सामने आता है जिसे कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो प्राकृतिक उत्तेजना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि हमारे दिमाग को ताजे फल खाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा चीनी वाली कैंडी मिलती है तो फल फीके लगने लगते हैं। अच्छा। इंटरनेट पॉर्न दिमाग के लिए उसी कैंडी की तरह काम कर सकता है। इसकी असीमित वैरायटी और नवीनता एक ऐसी उत्तेजना पैदा करती है जिसके लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं है। तो ये सुपर उत्तेजना हमारे दिमाग पर असर कैसे डालती है? स्रोतों में इसके दो मुख्य संभावित कारण बताए गए हैं। पहला तो सीधा सीधा मस्तिष्क में बदलाव है। हाँ, ये दिमाग के इनाम सिस्टम यानी रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है, जो डोपामाइन नाम के केमिकल से चलता है। जब हम कुछ मजेदार करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। इंटरनेट पॉर्न से ये सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। दिमाग को इतनी ज्यादा और इतनी तेज उत्तेजना की आदत पड़ जाती है कि असल जिंदगी का पार्टनर या असल जिंदगी का सेक्स उतना रोमांचक नहीं लगता। हाल ही में 2025 का एक बहुत दिलचस्प अध्ययन सामने आया। इसमें FNIRS नाम की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। हाँ। आप इससे दिमाग के लिए एक तरह का लाइव हीट मैप समझ सकते हैं, जो दिखाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से कब काम कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं, उनके ब्रेन के कनेक्शन का पैटर्न ही अलग था। और उस अध्ययन में एक और कह सकते हैं डराने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि पॉर्न देखने के तुरंत बाद उन लोगों की सोचने समझने की शक्ति यानी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में गिरावट आई। मतलब इसका असर सिर्फ यौन इच्छा पे नहीं, बल्कि दिमाग के सामान्य कामकाज पर भी पड़ सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये दिमाग के तारों को ही बदल सकता है। ये सोचना भी थोड़ा डरावना है कि हमारी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो असल में हमारे दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री को बदल रहा है। और दूसरा कारण जो स्रोतों में बताया गया है वो मुझे बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प लगा, यौन कंडीशनिंग। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। स्रोत में चूहों का एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। वो जैकेट वाला? हाँ, वही। कुछ चूहों को सेक्स करने से पहले हमेशा एक छोटी सी जैकेट पहनाई जाती थी। कुछ समय बाद उनका दिमाग इस जैकेट का आदी हो गया। और नतीजा ये हुआ कि जब उनसे वो जैकेट हटा ली गई तो वे ठीक से प्रदर्शन ही नहीं कर पाए। उनका दिमाग उस जैकेट के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तो आप कह रही हैं कि इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनका दिमाग स्क्रीन, माउस या किसी खास तरह की पॉर्न देखने जैसे संकेतों का आदी हो जाए? बिल्कुल, दिमाग उन खास संकेतों के लिए कंडीशन हो जाता है। जब असल जिंदगी में वो संकेत, वो स्क्रीन, वो वैरायटी, वो खास एंगल मौजूद नहीं होते तो यौन प्रतिक्रिया उतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि मस्तिष्क ने जो सीखा है उसे असल जिंदगी में वो चीज नहीं मिल रही। सही पकड़ा। और ये बात उन क्लिनिकल रिपोर्ट से सीधे जुड़ती है जिनमें सेना के जवानों का जिक्र है। हाँ। इन जवानों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं थी। हाँ। और उन पर कोई भी पारंपरिक इलाज काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर हैरान थे। लेकिन फिर एक चीज ने काम किया। जब इन जवानों ने पॉर्न का इस्तेमाल बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया तो उनकी यौन समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगी। हाँ, ठीक होने लगी। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ लोगों के लिए ये असर सीधा और शायद पलटने योग्य भी है। मतलब ये कोई स्थायी डैमेज नहीं है, व्यवहार में बदलाव से इसे ठीक किया जा सकता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी हैं।
एक रिश्ते के नजरिए से जहां सब कुछ अर्थ पर निर्भर है, और दूसरी दिमाग के नजरिए से जहां सुपर उत्तेजना और कंडीशनिंग दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। हाँ। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, जब हम लत और दिमाग में बदलाव की बात कर रहे होते हैं, तभी एक तीसरा दृष्टिकोण इस पूरी बहस को पलट कर रख देता है। और वो ये सवाल पूछता है कि क्या ये वाकई लत है या फिर ये कुछ और ही है। हाँ, डेविड ले नाम के एक शोधकर्ता के लेख के अनुसार बहुत से लोगों के लिए असली समस्या पौन नहीं बल्कि नैतिक असंगति है। नैतिक असंगति, ये एक भारी शब्द है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, क्या मतलब है इसका? इस विचार को पोर्नोग्राफी प्रॉब्लम्स ड्यू टू मॉरल इनकॉन्ग्रुएंस या PPMI कहा गया है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक उदाहरण है। बताइए। सोचिए कि कोई व्यक्ति पक्का शाकाहारी है, लेकिन उसे चिकन नगेट्स बहुत पसंद है और वो छिपकर उन्हें खाता है। ओके। अब उससे जो परेशानी होगी वो चिकन नगेट्स खाने से नहीं, बल्कि अपने ही बनाए नियम को तोड़ने की शर्म और अपराध बोध से होगी। अच्छा, तो मतलब जो आप कर रहे हैं और जो आप मानते हैं कि सही है, उन दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, यही नैतिक असंगति है। और ग्रब्स और उनके साथियों ने कई अध्ययनों का एक मेटा एनालिसिस किया और जो नतीजे सामने आए वे इस विचार को और मजबूत करते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि उनके विश्लेषण में ये पाया गया कि कोई कितना पॉर्न देखता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे इससे समस्या होगी या नहीं? नहीं पड़ता। ये तो पूरी लत वाली बात के खिलाफ जाता है। तो फिर किस चीज से पता चलता है? हैरान करने वाली बात यही है, इन अध्ययनों के अनुसार सबसे बड़ा भविष्यवक्ता उसकी धार्मिकता है। क्या? धार्मिकता? हाँ, जो लोग ज्यादा धार्मिक थे और पॉर्न को नैतिक या धार्मिक रूप से बहुत गलत मानते थे, उनमें पॉर्न की समस्या महसूस करने की संभावना बहुत ज्यादा थी, भले ही वे उन लोगों से कम पॉर्न देखते हों जिन्हें पॉर्न देखने से कोई नैतिक आपत्ति नहीं थी। ये तो कमाल की बात है। तो जो लोग परेशान महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो ज्यादा देख रहे हों, वो बस उसके बारे में ज्यादा अपराध बोध, शर्म और चिंता महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, समस्या देखने की मात्रा में नहीं बल्कि उसके बाद महसूस होने वाली भावनाओं में है। और यही आंतरिक संघर्ष डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़ा है, न कि सीधे तौर पर पॉर्न देखने की मात्रा से। सही कहा। ये पूरी बहस को लत के मॉडल से हटाकर एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष की ओर ले जाता है। तो अगर ये नजरिया सही है तो इसका इलाज पर क्या असर पड़ेगा? अगर कोई मदद के लिए जाता है तो उसे क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का लत मानकर इलाज करना असल में हानिकारक हो सकता है। हानिकारक क्यों? क्योंकि आप गलत समस्या का इलाज कर रहे हैं। आप उसके व्यवहार पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि असली मुद्दा उसके विश्वासों और भावनाओं का है। तो फिर सही तरीका क्या होगा? असली मदद शायद लोगों को उनके मूल्यों और व्यवहार में तालमेल बिठाने में मदद करने से मिलेगी। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक, उनकी देखने की आदतें बदलना ताकि वो अपने मूल्यों के हिसाब से जी सकें। या फिर दूसरा रास्ता जो ज्यादा मुश्किल हो सकता है, वो है सेक्स को लेकर उनके नैतिक विश्वासों पर फिर से विचार करना। हाँ, शायद उन्हें ये समझने में मदद की जाए कि उनकी जो मान्यताएं हैं क्या वे आज भी उनके लिए सही हैं या वो सिर्फ समाज या धर्म से मिले हुए विचार हैं जिन्हें उन्होंने कभी परखा नहीं। ये इलाज का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया। हमने रिश्तों पर पड़ने वाले असर से शुरुआत की, जहां हमने देखा कि पॉर्न की स्वीकार्यता और रिश्ते में असुरक्षा की भावना कितनी मायने रखती है। फिर हम व्यक्ति के मस्तिष्क की गहराई में उतरे, जहां सुपरनॉर्मल स्टिमुलस और यौन कंडीशनिंग जैसे विचार बताते हैं कि इंटरनेट पॉर्न कैसे हमारे दिमाग के हार्डवेयर को प्रभावित कर सकता है। और आखिर में हम एक बड़ी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बहस पर आकर रुके, जहां एक तरफ लत का मॉडल है और दूसरी तरफ नैतिक संघर्ष का। ये दिखाता है कि ये विषय कितना बहुआयामी और व्यक्तिगत है। ये स्रोत मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां एक ही व्यवहार, पोर्नोग्राफी देखना, किसी एक व्यक्ति के लिए रिश्ते में ज्यादा संतुष्टि का कारण बन सकता है, दूसरे के लिए यौन समस्या पैदा कर सकता है, और तीसरे के लिए गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बन सकता है। ये हमें बताता है कि बहस शायद तकनीक या सामग्री के बारे में है ही नहीं। शायद असली सवाल हर व्यक्ति के लिए ये है, मेरे अपने मूल्यों, मेरे रिश्ते और मेरी उम्मीदों के संदर्भ में इस क्रिया का अर्थ क्या है। ये हमें वापस उसी सिंबॉलिक इंटरैक्शन के विचार पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की।